यस, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में हम लोग अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिमेनिंग सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे। और कल की क्लास में हालांकि हमने कहा था कि सैटरडे को देयर विल बी अ टेस्ट, बट नॉट दिस सैटरडे। Not this Saturday we'll have a test. Might be some other day in the next week. हम टेस्ट लेंगे आपका। हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी तैयारी करें। तो चलिए आज पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म कर लेते हैं, कल हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, रेडी? ओके। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ पास ऑन होता है। पहले ऑक्शन सेल के बारे में सीखा था। ऑक्शन सेल क्या होता है, कैसे करके होता है। अगर मल्टीपल गुड्स आर बीइंग सोल्ड देन देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर ईच सच गुड। ठीक है। फिर उसके बाद द सेलर में एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट फॉर बिडिंग हिमसेल्फ इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर उसका कोई एजेंट या उसके बिहाफ पे और कोई बिडिंग कर रहा है तो उसका नोटिस हमको बाकी बिडर्स को देना चाहिए, अदरवाइज द सेल विल बिकम वॉइडेबल। ठीक है। इफ द सेलर डज नॉट एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट टू बिड एंड स्टिल पार्टिसिपेट इन इट तो फिर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइडेबल। सेलर एक रिजर्व प्राइस रख सकता है, प्रिटेंडेड बिडिंग का यूज अगर वो करता है तो फिर वॉइडेबल हो जाएगा। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब तो जबरदस्ती प्राइसेस को बढ़ाना। A bidder may bid at any time before the auction of sale is complete. Auction of sale कंप्लीट होने से पहले बिडर अपनी बिड को विड्रॉ कर सकता है। अगर चेंज इन टैक्सेस या कस्टम ड्यूटी होता है तो बायर उसको बियर करता है। इंक्रीज हुआ तो बर्डन बायर बियर करेगा, डिक्रीज हुआ तो बेनिफिट बायर डिराइव करेगा। अनटिल अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट तो उसके अकॉर्डिंग फिर किया जाएगा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। और रिस्क और रिवॉर्ड जो भी होता है वो ओनरशिप के साथ में ही पास ऑन होता है। लेकिन प्रॉपर्टी कब पास होती है ये हम लोगों को सीखना था। तो अगर असर्टेन गुड्स हैं तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। इट इज इन अ डिलीवरेबल स्टेट तो फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस इमीडिएटली। इट इज टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट तो फिर द प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इट इज पुट इनटू द डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर हैज नोटिस ऑफ इट। When something is to be done to ascertain the price, तो when the price has been ascertained, जैसे उसको नापना तौलना बाकी है, वेट मेजर करना बाकी है, तो आफ्टर द वेट और मेजरमेंट हैज बीन डन एंड द प्राइस हैज बीन ascertained। अनअसर्टेन गुड्स के केस में अगर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन है तो तब प्रॉपर्टी पास होगी जब गुड्स आर रेडी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर तो फिर द प्रॉपर्टी passes on as soon as the goods are being delivered to the carrier. So even if the goods are not received by the buyer, if it is delivered to the carrier, the property is said to pass. Property pass on हो जाती है। अगर कैरियर में हमने जैसे ही डाल दिया तो बायर का हो गया। Until unless ये जिम्मेदारी कही गई थी कि नहीं ठीक है आपको पहुंचाना ही है वहां तक गुड्स। आमतौर पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जैसे ही गुड्स को कैरियर में डाल दिया जाएगा प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, बायर के पास। तो अगर उस कैरियर में कोई नुकसान होता भी है तो नुकसान किसका है, बायर का है। अच्छा, यही चीज हमने आपको और भी सिखाया था कि अगर गुड्स पड़े भी हुए हैं सेलर के पास, हालांकि उसकी प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुकी है बायर के पास, तो इन दैट केस द रिस्क इज ऑफ द बायर, द रिस्क इज नॉट ऑफ द सेलर। गुड्स सेंट ऑन सेल या रिटर्न बेसिस, अगर सेल या रिटर्न बेसिस पे है तो फिर जैसे ही, कब बताओ प्रॉपर्टी पास होगी, प्रॉपर्टी कब पास होगी, व्हेन, पॉइंट नंबर 1 क्या है, नंबर 2 अगर वो एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा अपने पास रिटेन कर ले। नंबर 3 जैसे कि किसी और के पास प्लेज कर देना। नंबर 4 when the goods are sold on cash या रिटर्न बेसिस। इसके बाद था राइट टू डिस्पोजल। राइट टू डिस्पोजल
राइट टू डिस्पोजल में हम लोग क्या कह रहे थे, व्हेन द सेलर रिजर्व्स द राइट टू डिस्पोजल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन circumstances, thus the property is transferred only when such conditions are fulfilled. अच्छा, यहां से हम लोग को पढ़ना है ना, यहां से हम लोग को पढ़ना है। आज है अपनी क्लास नंबर 7। अगर सेलर अपने पास राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करता है, राइट टू डिस्पोजल क्या होता है, किसी और को बेचने का अधिकार या डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार। अगर सेलर अपने पास राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करता है तब कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, व्हेन द सेलर रिजर्व्स द राइट टू डिस्पोजल या राइट ऑफ डिस्पोजल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऑर्डिनरली व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड वाया रेलवे, शिप, रेलवे रिसीप्ट या बिल ऑफ लेडिंग इज सेंट अलोंग विद गुड, the seller is prima facie presumed to reserve the right of disposal until certain conditions are fulfilled। कौन सी conditions fulfilled हो जाती है, जैसे आमतौर पे आपको बताते हैं, ये थोड़ा सा हमको लगता है अभी इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक गुड्स भेजा और इन गुड्स के साथ साथ में एक बिल भी भेजा, ठीक है। अब जब आप उस बिल को एक्सेप्ट करोगे तभी आपको उन गुड्स की डिलीवरी मिलेगी। जब आप उस बिल को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं इतना पैसा देने को एग्री करता हूं। जैसे बिल रिसीवेबल का सिस्टम क्या होता है, बिल रिसीवेबल का सिस्टम ऐसे होता है कि हम एक बिल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके आपको भेजेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तब जाकर के वो आपके लिए बिल पेएबल और मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। यही सिस्टम होता है। आई विल ड्रॉ अ बिल दैट यू प्रॉमिस टू पे मी और यू विल पे मी रुपीज इतना एंड यू विल एक्सेप्ट इट। तो फॉर यू इट इज अ बिल पेएबल and for me it is a bill receivable। तो हमने आपको गुड्स भेजे, साथ साथ में एक बिल भेजा और ट्रक वाले को एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई अगर वो इस बिल पे साइन करे तब तो ये गुड उसको थमाना, नहीं तो मेरे पास वापस ले आना। तो मेरे पास क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल है। अभी हमने आपको दिया नहीं, मेरे पास एक राइट ऑफ डिस्पोजल है कि भाई अगर आप वो बिल को एक्सेप्ट करोगे तब आपको ये सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो एक तरह से मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल है, हम उसे किसी और को भी दे सकते हैं। दूसरा एक और चीज होती है कि भाई गुड्स ले जाओ, कैश मिल जाए तब तो तुम उसको देना, नहीं तो नहीं देना। चेक मिल जाए तब तो उसके हाथ में गुड्स देना, नहीं तो नहीं देना। ये भी हो सकता है। तो ऑर्डिनरली व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड वाया रेलवे, शिप, रेलवे रिसीप्ट या बिल ऑफ लेडिंग इज सेंट अलोंग विद गुड्स। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब गुड्स जा रहा होता है, जैसे हमने आपको क्या सिखाया था, बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो बिल ऑफ लेडिंग कैसे करके होगा, मान लीजिए शिप से गुड्स जा रहे हैं तो वहां पे बायर को क्या दिखाना पड़ता है, बिल ऑफ लेडिंग, और जब वो बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा तो उसी के बदौलत फिर उसको गुड्स मिलेंगे। अब आपके मन में एक बड़ा कॉमन सा सवाल आना चाहिए, जैसे मान लो ये है सेलर, यहां पे है बायर, और ये सेलर जो है जब गुड्स को शिप पे लोड करेगा तो उसको क्या मिलेगा, बिल ऑफ लेडिंग। अब ये बिल ऑफ लेडिंग जब सेलर के पास से किसके पास जाएगा, बायर के पास। तो बायर इस बिल ऑफ लेडिंग को दिखा करके फिर इस शिप से ये सामान ले सकता है। लेकिन अब समझो ऐसा थोड़ी होता होगा कि हम ये अलग भेज रहे हैं, बिल ऑफ लीडिंग फटाक से स्पीड पोस्ट कर रहे हैं और इसको नॉर्मल भेज रहे हैं, तो पहले बिल ऑफ लीडिंग मिल जाएगा तो वो जाकर के ऐसे दिखा देगा उसको। बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, समझ रहे हो कि नहीं। तो सामान जो जाता है, ट्रक से जाता है, शिप से जाता है, रेलवे से जा रहा है, उसी के साथ साथ में बिल भी जाता है। उसको रेलवे रिसीट कह सकते हैं, बिल ऑफ लीडिंग कह सकते हैं, बिल कह सकते हैं आराम एक आम तौर पे। तो द सेलर इज प्राइमा फेसी प्रिज्यूम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि उसके पास एक राइट ऑफ डिस्पोजल है, अभी उसने बायर को पूरी तरीके से दिया नहीं है। अब होगा क्या कि बायर वहां पे पहुंचेगा, वो अपना एक कंफर्मेशन देगा, उस बिल को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये है हमारा बिल है, हम इसका ऐसे ऐसे करके पैसा देंगे।
तब जाकर के फिर वो जो कैरियर है वो सामान किसको हैंड ओवर करेगा? बायर को। समझ रहे हो बात को? तो बिल साथ में जाता है, बिल अलग से नहीं जाता है। When a bill of exchange is sent along with a railway receipt या bill of lading, then unless such bill is accepted, paid या the property accepted या paid, the property यानी goods जो ownership है does not pass to the buyer even if he wrongfully retains the bill of lading or railway receipt. What does it mean? जैसे मान लो गुड्स है, बिल है, आप जब उस बिल का पेमेंट कर दोगे या उसको एक्सेप्ट कर लोगे तभी उन गुड्स की ओनरशिप आपके पास में ट्रांसफर होगी, नहीं तो फिर ट्रांसफर नहीं होगी। अब देखो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था दैट बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ, यानी जिसके पास वो बिल है वो उसका ओनर होता है। तो सर हम जबरदस्ती छीन लें, हम कह देंगे अब मेरे पास आ गया, हम इसके ओनर बन गए, चल सकता है क्या ऐसे? नहीं। आप अगर उससे रॉन्गफुली रिटेन भी कर लें तब भी आपके पास राइट टू क्लेम द गुड्स नहीं आएगा। तो इस पूरे टॉपिक का क्या कहना है? इस पूरे टॉपिक का कहना है कि सेलर अगर रिजर्व करता है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब किसी और को बेचने का अधिकार, सेलर अगर अपने पास रिजर्व करता है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स यानी ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये प्रॉपर्टी तभी पास होगी व्हेन दो सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। फिर उसमें कहा कि जब आमतौर पे रेलवे शिप से ट्रांसफर किया जाता है तो रेलवे रिसीप्ट या बिल ऑफ लेडिंग साथ में ही भेज दिया जाता है, ठीक है। और कैरियर को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर वो उसको एक्सेप्ट करे या पे करे तभी उसको गुड्स हैंडओवर किए जाएं, ठीक है बात। तो द सेलर इज प्राइमा फेसी प्रिज्यूम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जब तक कुछ कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए तब तक ये अधिकार किसके पास होगा? सेलर के पास होगा कि वो डिस्पोजल कर सकता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। तो when a bill of exchange is sent along with a railway receipt या bill of exchange, then unless such bill is accepted, जब तक उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या पे नहीं किया जाएगा, सॉरी, जब तक उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या पे नहीं किया जाएगा, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर इवन इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीप्ट। क्लियर है ये बात? पक्का सबको समझ में आया? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म क्या ये आपको समझ में आया? दिस इज क्या? राइट ऑफ डिस्पोजल। इसके बाद हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ। Yes, yes. One time again. Yes, yes. I have said कि राइट टू डिस्पोजल जब है, किसी और को बेचने का अधिकार अगर आपके पास है, तो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होती है जब कोई कंडीशन फुलफिल हो। और वो कंडीशन आमतौर पे क्या होती है कि अगर आप किसी कैरियर के थ्रू सामान को भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीप्ट, जब आप कैरियर पे सामान को लोड करते हैं तो आपको एक बिल ऑफ लीडिंग मिलता है। उस बिल ऑफ लीडिंग के बदौलत ही सामने वाला बायर उसको क्लेम कर सकता है गुड्स को। तो वो बिल ऑफ लीडिंग अलग से नहीं भेजते हैं बायर को, उन गुड्स के साथ में ही भेज देते हैं कि भाई तुम सामान लेके जा रहे हो तो बिल ऑफ लीडिंग भी साथ में तुम ही ले जाओ। अब जब सामने वाला बायर आता है तो उस बायर को वो बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीप्ट तभी दिया जाएगा अगर वो उन गुड्स का पैसा दे दे। जैसे एक सेलर आपको बिल तभी थमाता है जब आप उस गुड्स का पैसा दे देते हैं या आप उन गुड्स के पैसे देने का वादा कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं वो आपको सामान बेच देगा, बिल थमा देगा और कहेगा अच्छा पैसा दे देना। या तो आप पैसा देने का वादा करेंगे या तो फिर आप पैसा दे देंगे। वही सेम चीज यहाँ रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग के साथ में भी होती है। जब वो पैसा दे दे या पैसा देने का वादा कर दे
then only the property in goods will be transferred. Risk prima facie passes with property. अब देखो ये एक जनरल रूल है, जनरल रूल है। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, आप लोग बताएंगे? हम लोग सीख रहे थे कि प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है, प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है। जैसे हमने आपको सिखाया पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, असर्टेन गुड्स में कब पास होता है, अनअसर्टेन गुड्स में कब पास होता है, सेल और रिटर्न बेसिस पे है तब कब पास होगा, या राइट ऑफ डिस्पोजल है तब कब पास होगा। समझे कि नहीं समझे? ये एक मेन हेडिंग था, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें पहला था अगर असर्टेन गुड्स हैं तब, अनअसर्टेन गुड्स हैं तब, सेल और रिटर्न बेसिस है तब, राइट ऑफ डिस्पोजल है तब। अब हम आपको सिखा रहे हैं एक जनरल नियम, रूल। द रूल इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ प्रॉपर्टी। और आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना है, क्योंकि आपसे केस स्टडी पूछेगा और पूछेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके था, गुड्स जो है कैरियर में थे, कैरियर में डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर बताओ किसका नुकसान होगा, कौन उसको बियर करेगा? तो आपको बताना होगा बायर। उसके लिए आप सेक्शन कोट करेंगे कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। इट इज अ जनरल रूल दैट रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, यानी ओनरशिप ऑफ गुड्स। दस रिस्क ऑफ डैमेज या लॉस lies with the seller until the property passes to the buyer। जो डैमेज या लॉस है वो सेलर के पास होता है जब तक वो प्रॉपर्टी बायर के पास न ट्रांसफर हो जाए। When the property passes to the buyer has to bear the risk whether the delivery has been made or not। फिर से देखो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही तो हमारी बातों को समराइज कर रहा है। क्या कह रहा है? जब तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई तब तक रिस्क किसका है? सेलर का। मेरे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ था, तुमने आकर के एडवांस दे दिया था, कहा था कि कल हम आकर के आपसे सामान खरीद लेंगे। अभी खरीदेंगे, तो ये बताओ सेल नहीं हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। सेल नहीं हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर आगे जाके होगी। तो अगर से फॉर एग्जांपल कल हम करने वाले थे सेल, लेकिन आज रात में ही अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए, तो लॉस किसका है? सेलर का, क्योंकि द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर एंड रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। अच्छा, से फॉर एग्जांपल कल आया वो, उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा कर लिया और गुड्स बिक गए, बिक्री का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद जाकर के क्या हुआ कि उसने गुड्स ले नहीं गया, वो गुड्स हमारे गोडाउन में ही पड़े हुए थे। उसने कहा कि अरे हम 2 दिन बाद आएंगे, आकर के आपके गोडाउन से ले जाएंगे। उन 2 दिनों के दौरान आग लग जाती है गुड्स में, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बताओ वो नुकसान किसका है? बायर का है, बायर का है। क्यों? हाँ, ओनरशिप हैज पास्ड एंड रिस्क पासेस अलोंग विद द ओनरशिप। ठीक है, so the buyer has to bear the risk whether the delivery has been made or not। When the goods are damaged due to delay in delivery because of the fault of buyer या seller, अगर डिलीवरी करने की जिम्मेदारी सेलर की थी या डिलीवरी करने की जिम्मेदारी बायर की थी, यानी बायर ने एक्सेप्टेंस करने में देरी कर दिया या सेलर ने डिलीवरी करने में, या बायर को ही डिलीवरी ले जानी थी, बायर डिलीवरी नहीं ले गया। जैसे हमको बता रहे थे, एक दुकान में सामान पड़ा हुआ था 2 हफ्ते तक, बायर आकर के उठा के ले नहीं जा रहा था, तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तुम आकर के अपना सामान ले जाओ। अब तुम आकर के नहीं ले गए अगर अपना सामान, और उस दौरान अगर वो गुड्स खराब हो गए, तो उसमें सेलर की जिम्मेदारी नहीं। द पार्टी डूइंग फॉल्ट विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द बायर्स या सेलर्स ड्यूटी एज अ बेली ऑफ। ये बायर्स की या सेलर्स की ड्यूटी एज अ बेली ऑफ गुड्स को अफेक्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? पक्का? यानी अगर बायर के पास सामान पड़ा हुआ है तो एज अ बेली वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सॉरी, सेलर के पास अगर पड़ा हुआ है
तो एज अ बेली वो रिस्पॉन्सिबल है, भले वो गुड्स किसका है, बायर का। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था। वह बेसी जब आप बेच रहे थे तब तक में वो डिस्ट्रॉय हो चुका था ना, तो बस वो जो भी खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी सेलर की है। एक सवाल आया कि सर आज हम आए इंस्पेक्शन किए, आज वो सही था, रात में खराब हो गया और कल जब वो बेच रहा था तब उस समय खराब स्थिति में था, तो इन दैट केस गुड्स ऑलरेडी खराब हो चुके थे ना एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स वर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, so in that case the contract is, I can say it, the contract is void because the goods have already been destroyed, or the risk will be borne by the seller only because the property of goods was with the seller at the time of loss। जिस समय नुकसान हुआ उस समय उसका मालिक कौन था, seller। ये वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल हुआ था तुम्हारा, सेल तो अगले दिन हो रहा था, तो अग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल से पहले अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो किसका होता है, सेलर का। चलो भाई यहां तक एक बार और यस कहो, क्योंकि अब हम आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हम लिखवाएंगे भी, कोई रश नहीं करेंगे इसमें, लिखवाएंगे भी आराम से। इसको हम लोग बैठ के लिखेंगे, सारी केस स्टडीज को भी इससे जुड़े हुए पढ़ेंगे क्योंकि इससे पूछा जाता है। चलो भाई बताओ। ठीक है, मूलराज, प्रणव, जागृति, हमने आपको ये सिखाया पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, असर्टेन गुड्स के लिए सिखाया, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट when the seller has to do anything to ascertain the price by description, delivery to the carrier, unascertained and appropriation, goods sent on sale or return basis। Reservation of right of disposal, risk prima facie passes with property। चलो ये वाला टॉपिक है अब अपना, ये वाला टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। क्या नाम है इसका, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि आप अगर किसी गुड के ओनर हैं तभी आप उसको बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं बेच सकते। बेचने को अगर आप चाहें तो आप तो ताजमहल बेच दें, लेकिन बस उसके मालिक नहीं है ना, तो आप किसी चीज को तभी बेच सकते हैं जब आप उसके मालिक हैं, जब आप उसके ओनर हैं, अदरवाइज आप उसको नहीं बेच सकते। राइट, अग्रीड एवरीबॉडी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक नॉन ओनर यानी जो मालिक नहीं है, जो ओनर नहीं है, वो भी गुड्स को बेच सकता है। टेक एन एग्जांपल, एक एजेंट, अगर हम कहें दुकान है, उस दुकान पे बैठा स्टाफ है, तो वो स्टाफ भी तो गुड्स को बेच सकता है। वो हो सकता है उस दुकान का ओनर ना हो, लेकिन क्या वो गुड्स को बेच सकता है उसके ओनर के बिहाफ पे? हाँ, वो उस ओनर का एजेंट है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उन गुड्स को बेच सकता है। बोलो ठीक है कि नहीं?
तो हम लोग ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें एक नॉन ओनर गुड्स को बेच सकता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, subject to the provisions of this act and of any other law for the time being in force, where the goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods. एक बार मेरे साथ साथ में रीड करना, हाँ, बस खाली इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे. Subject to the provisions of this act and of any other law for the time being in force. यानी इस लॉ में अगर कुछ और लिखा हुआ है या फिर किसी और लॉ में कुछ और लिखा हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो फिर वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, यानी आमतौर पे एक ऐसा इंसान जो कि ओनर नहीं है वो गुड्स को नहीं बेच सकता, एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, यानी ओनर की अथॉरिटी या उसके कंसेंट से नहीं बेच रहा है, तो बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल. बोलना, द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल. क्या मतलब है सर इसका? देखो, तुम मालिक थे गुड्स के, हम उसके मालिक नहीं थे, मेरे पास उसका टाइटल नहीं है. तुम गए थे कहीं घूमने के लिए, हमने तुम्हारा मोबाइल उठा करके बेच दिया. अब हमने एक सामने वाले, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग बैठे हुए हैं, एक मयंक बैठा हुआ है और एक आयुष बैठा हुआ है, सही बोले, एक मयंक बैठा हुआ और एक आयुष बैठा हुआ है. अब मयंक और आयुष बैठे हुए हैं, मयंक का मोबाइल पड़ा हुआ था यहाँ पे. अब हमने कहा कि भाई मयंक गया बाहर थोड़े समय के लिए पानी आनी पीने के लिए. उतने समय में पीछे से क्या नाम, क्या से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नाम नहीं ले सकते, हमारा नाम बहुत अच्छा है कि लिया जाए, हाँ, बस वही अच्छा नाम मेरा भी है. तो एनीवेज, से फॉर एग्जाम्पल इसका मोबाइल पड़ा हुआ था. अब हमको ऐसे ही आयुष को ऐसे ही बगल में बैठे बैठे लगा कि क्यों ना इसका मोबाइल बेच दिया जाए. हाँ देखो मोबाइल दिखा रहा है, क्यों ना इसका मोबाइल बेच दिया जाए. ये बगल में उन्नति को ऑफर करता है कि ये देखो ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये मोबाइल खरीद लो, 2000 ओनली, ऑफर वैलिड ओनली फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स बिकॉज इसका मालिक बाहर से आ जाएगा. कहते ठीक है, फटाक से 2000 रुपए निकाल करके दे देती. अब बाद में मयंक आता है, कहता है मोबाइल, कहता नहीं हमने 2000 रुपए में इसको खरीद लिया. अब ये बताइए क्या मयंक वापस अपना मोबाइल रिकवर कर सकता है? यस, क्योंकि उन्नति ने उस मोबाइल के पैसे जरूर से दिए, लेकिन क्या उसके पास में उसकी ओनरशिप जाएगी? नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जब आयुष के ही ओनरशिप में नहीं था तो वो उन्नति को उसकी ओनरशिप कैसे करके ट्रांसफर कर सकता है वापस से. 3 लोग हैं, उसमें से एक जाता है पानी पीने, 3 लोग हैं, उसमें से एक जाता है पानी पीने. जो पानी पीने के लिए जाता है तो दूसरा क्या कहता है कि भाई इसका मोबाइल ऐसा करते हैं किसी तीसरे को बेच देते हैं. तो जैसे ही करके उसके मोबाइल को बेचता है तो साथ साथ में पैसे भी ले लेता है तीसरी पार्टी से. 2000 रुपए ले लेता है, उन्नति से ले लेता है. कौन? आयुष. किसका मोबाइल बेचा गया? मयंक का, क्योंकि मयंक उस समय मौजूद नहीं था. उन्नति ने उसके पैसे भी दे दिए आयुष को, 2000 रुपए. अब बाद में जाकर के मयंक जब आता है तो उन्नति से कहता है कि भाई मेरा मोबाइल दो. उन्नति कहती है नहीं हम नहीं देंगे, हमने तो उसके पैसे दिए, हम क्यों दें? आमतौर पर यही कोई भी कहेगा. तो इसका जवाब यह है कि इस केस में उन्नति के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि जब आयुष इसका मालिक ही नहीं है तो वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. अगर ऐसा होता तो हम तो किसी का भी पता चला जमीन पड़ी है हम उठा के बेच देते, ये खरीद लो, और हम पैसा ले लेते और कहते जाओ अब तुम जाकर के ओनरशिप क्लेम कर लो. ऐसा नहीं हो सकता ना. आप जिस चीज के मालिक है उसको बेच नहीं सकते. अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल. इसका मतलब, इसको हटा दो एक बार, बस आमतौर पे हम लोग इतना समझ लेते हैं. आइए एक एक करके हम लोग लिखते भी जाएंगे, एक एक करके ना हम लोग लिखते भी जाएंगे. सबसे पहले है सेक्शन 27. एक हेडिंग दे दीजिएगा बढ़िया सी, एक बढ़िया सी हेडिंग दीजिए.
अच्छा, अगर हम इसको लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे, जनरली इसको हम एक मिडिल पेज पे लिखेंगे जिसमें 4 पन्ने हमको मिल जाए, और फिर उसको जो अपने क्लास नोट्स हैं उसी के साथ में स्टेपल कर लेंगे। या तो आप कॉपी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उसमें लिख लो, या तो फिर आप उसको ऐसे मिडिल पेज में लिखो जिसको आप बाद में अपने मेन क्लास नोट्स में स्टेपल कर लो। समझ गए? चलो खैर, टॉपिक है सेल बाय नॉन ओनर्स। सेक्शन नंबर कौन सा? 27। सेक्शन 27। सेक्शन 27 किस चीज से डील करता है? सेल बाय नॉन। क्या कहा गया था इसमें? ऑर्डिनरली अ पर्सन who is not the owner of goods or does not sell under the authority or consent of seller। does not sell under the authority या consent of seller। इसको ऐसे कर लेना, ऑर्डिनरली सेल बाय अ पर्सन, सेल बाय अ पर्सन who is not the owner of goods or does not sell under the authority or consent of the seller होना चाहिए या ओनर होना चाहिए? कंसेंट ऑफ ओनर, कॉमा द, कौन एक बेटर टाइटल एक्वायर नहीं करता? द बायर एक्वायर्स नो better title of goods। Sale by a person who is not the owner of goods or does not sell under the authority or consent of owner, the buyer acquires no better title of, वो better title acquire नहीं करेगा। Full stop। अब देखो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट में वो इमिडिएटली बायर जो है उसका मालिक बन जाता है, तो वो उसको सेल कर ही सकता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, इंस्टॉलमेंट होने से कैसे ओनरशिप वापस चली जाएगी किसी के पास? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया था लेकिन ओनरशिप तो चली गई थी। अगर हायर परचेज का सिस्टम होता है तो ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाती है, नहीं तो नॉर्मल इंस्टॉलमेंट में अगर आप ईएमआई पे खरीदो तो आप इमीडिएटली उसके मालिक बन गए। पर अगर आपने उसे किसी और को बेचा तो वो उसको बेचा हुआ वैलिड है। ठीक है, अगर आप फिर इंसॉल्वेंट हो गए तो ठीक है, हम पैसा नहीं चुका पाए, वो अलग बात है। ठीक है, द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल ऑफ, बस ठीक है, इतना ही। अब आगे सुनना, आगे सुनो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। The next point is provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner,
in possession of goods or of a document of title of goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. What does it mean? अगर कोई एक मर्केंटाइल एजेंट है, आपको याद है मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है टू सेल, बाय, कंसाइन द गुड्स या प्लेज द गुड्स। ये अथॉरिटी होती है किसके पास? एक मर्केंटाइल एजेंट के पास। हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट? अ मर्केंटाइल एजेंट, a mercantile agent means an agent who has the authority to sell, consign, buy goods or raise money on the security of goods। ये आम तौर पे इसकी अथॉरिटी में होता है। किसके अथॉरिटी में? मर्केंटाइल एजेंट। तो कहा गया अगर एक मर्केंटाइल एजेंट है, अगर एक मर्केंटाइल एजेंट है और वो ओनर की कंसेंट से गुड्स को होल्ड करता था या उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को होल्ड करता था, तो वो सेल कर सकता है। लेकिन वो सेल क्या होना चाहिए? इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम एक गुड्स को बेचते थे 100 रुपए में, हमने उसको 90 में बेच दिया, हमने उसको 110 में बेच दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन हमने गुड्स को 10 रुपए में बेच दिया, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। या से फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गुड्स हम बेचते हैं, हमने उठा के पूरा का पूरा दुकान ही बेच दिया, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। आप समझो, एक मर्केंटाइल एजेंट को बहुत सी अथॉरिटी दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया। कहा गया वो सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, कंसाइन कर सकता है यानी किसी और को दे सकता है कि भाई तुम बेच देना, और प्लेज भी कर सकता है टू रेज मनी, यानी उसको गिरवी भी रख सकता है पैसा रेज करने के लिए। लेकिन इट हैज टू बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आमतौर पे हम फर्नीचर बेचते हैं, हम फर्नीचर बेचते हैं, तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप मेरा ही दुकान का कंप्यूटर सिस्टम या मेरे दुकान की ही जो फर्नीचर जिसको हम खुद यूज करते हैं वो भी उठा के बेच दो। वो कोर्स ऑफ बिजनेस में है क्या? नहीं। आमतौर पे जो आप बिजनेस करते हैं उसकी कोई भी डीलिंग करने की अथॉरिटी मर्केंटाइल एजेंट के पास होगी और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। केस स्टडी आपसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पर गए, आपने शॉप पर जा करके कोई एक सामान का एग्जांपल ले लो, मान लो लैपटॉप, आपने एक लैपटॉप पसंद किया, उस समय उस दुकान का ओनर नहीं था, उस दुकान का स्टाफ था। नॉर्मल बात है, उस दुकान का स्टाफ था। वो स्टाफ आपको आता है, दिखाता है सारे गुड्स को और दाम बताता है 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज, और आप कहते हैं उसको डिस्काउंट दो भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा, और वो डिस्काउंट दे करके आपको 34,000 रुपीज में लैपटॉप बेच देता है। पूरा बिल विल बन जाता है, सारी चीजें हो जाती है और आपको वो दे दिया जाता है। बाद में उस दुकान का मालिक आता है और वो उसको डिनाई करता है, नहीं हमें आपको नहीं देना है, अरे ये तो उस दुकान का मालिक थोड़ी है, नहीं बेच सकता है। तो क्या ये चीज वैलिड है? क्या उस दुकान के ओनर का कंटेंशन वैलिड है? नहीं, इनवैलिड है, इनवैलिड है। क्योंकि उस दुकान पे बैठा हुआ आदमी एक प्रकार से उसका क्या है? मर्केंटाइल एजेंट, और मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसके ओनर के बिहाफ पे गुड्स को सेल, बाय या कंसाइन कर सकता है। उसको वैलिड माना जाएगा, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता ये कह करके कह रहे वो तो एजेंट था, वो मालिक थोड़ी है। क्लियर है बात? पक्का? जैसे एक एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स है। इफ ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी, ए ने कुछ गुड्स किसको बेच दिया? बी को। अच्छा, ए ने वो गुड्स कैसे पाए थे? चुरा करके। ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी, ए ने कुछ गुड्स चुराया और किसको बेच दिया? बी को। बी ने उसको गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ में मतलब बी को पता था क्या कि चोरी का सामान है? नहीं, बी बाइज इट इन गुड फेथ। बी विल गेट नो टाइटल टू दैट and the true owner has a right to get back his goods from B. B को कोई भी ओनरशिप नहीं मिलेगी और B के पास राइट है कि वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। To B who buys them in good faith, B will get no title। अच्छा, ट्रू ओनर के पास ये राइट है कि वो गुड्स किससे वापस ले सकता है? B से। ठीक है, इसका मतलब आयुष अगर आप मयंक का मोबाइल चुरा ले
और चुरा करके से फॉर एग्जाम्पल किसी और को बेच दे, तो इन दैट केस मयंक के पास राइट है कि जिसको भी बेचा गया है वो उससे वापस ले सकता है। ठीक है, तो अगर एक बाइक चोर ने बाइक चुराई और चुरा करके उसे किसी और को बेच दिया, तो जिसको बेचा गया आप उससे वापस रिकवर कर सकते हैं क्या? यस, जो उसका ट्रू ओनर है उससे वापस रिकवर कर सकता है। प्रैक्टिकल केस है कि नहीं है? चलिए लिखिए। इसका एक मैगजीन का नाम है, यही हम मैगजीन खोज रहे थे कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। मैगजीन का नाम है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। हाँ हाँ, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट मीन्स व्हाट वन डज नॉट हैव वन कैन नॉट गिव। जो है नहीं वो आप दे नहीं सकते, आपके पास जो नहीं है वो आप दे नहीं सकते। तो ये सिंपल सी वही बात हुई ना कि आप जिस चीज के मालिक नहीं है उस चीज की ओनरशिप आप सामने वाले को नहीं दे सकते। क्लियर है ये बात? प्रिक्लूडेड का मतलब उसको स्पेसिफिकली हटाया गया है या फिर उसको रिमूव किया गया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा और लिखते हैं। सेक्शन 27, सेक्शन 27, गुड्स मे बी सोल्ड although by a mercantile agent who has the possession of goods with the authority of seller or holds the document of title of goods। full stop। the sale must be in ordinary course of business। दिख रहा है तुम लोग को ना? the sale must be in ordinary course of business and अभी और लिखवाएंगे आपको। यहां तक लिख लिया? ये हम भी कौन कौन सी ड्राइंग बनाते रहे। मेरे ड्राइंग वाले मैडम ने हमको बड़े ही कंसिस्टेंट नंबर दिए थे ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में। राइट फ्रॉम क्लास 5 टू क्लास 8, क्लास 8 तक हम लोग की ड्राइंग थी, 6 से 7 तक थी शायद, और उसमें हमको कंसिस्टेंटली बी मिलता था। आज अगर वो मेरी ड्राइंग देखी तो उनकी आंखों में सच में आंसू आ जाए। तो द सेल मस्ट बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड the buyer must have
acquired the goods in good faith. The buyer must have acquired the goods in, बायर के पास गुड्स गुड फेथ में आने, यानी ये नहीं कि वो जानबूझ करके जो है, जब मालिक नहीं है तो एजेंट से वो खरीद रहा है, कम दाम पे खरीद रहा है, जानबूझ करके ऐसे सेटिंग कर लिया, कह रहे तुम तो एजेंट हो, तुम तो बेच ही सकते हो, तो चलो साठ गांठ कर लेते हैं, ऐसा कुछ। जब मालिक नहीं रहेगा तो तुम अपने अथॉरिटी के अंडर में बेच देना। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? तो द सेल मस्ट बी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द बायर मस्ट हैव एक्वायर्ड द गुड्स इन गुड फेथ, फुल स्टॉप। इन सच केस the property transfers to the buyer। एक बार जल्दी से सब लोग यहां तक की बातों को बताओ। हमने आपको यही सिखाया कि एक नॉन ओनर सेल नहीं कर सकता है, अगर वो सेल करता भी है तो द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल। बट उसका मैंने आपको पहला एक्सेप्शन सिखाया। क्या एक्सेप्शन सिखाया मैंने आपको? मर्केंटाइल एजेंट बेच सकता है। कब बेच सकता है? मर्केंटाइल एजेंट कब बेच सकता है? जब वो, पहला सुनना, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम लोग उसको पढ़ रहे थे लेकिन हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं। पहला, अगर उसके पास गुड्स की पोजीशन हो या वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होल्ड करता है। पहला, उसके पास गुड्स की पोजीशन हो या वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होल्ड करता है। दूसरा, वो होल्ड कर रहा है या उसके पास पोजीशन है विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, सॉरी ओनर, ओनर की कंसेंट से उसके पास वो सामान है। अरे पोजीशन तो कोई छीन छान करके भी रख सकता है। इट होल्ड्स द गुड्स विद द पोजीशन ऑफ द ओनर। नंबर 3, द सेल इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो जो सेल किया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था। एंड नंबर 4, द बायर एक्वायर्स द गुड्स इन गुड फेथ। धोखाधड़ी के इरादे से नहीं खरीदा था, वो किस में खरीदा था? गुड फेथ। तो फिर द बायर विल एक्वायर अ बेटर टाइटल, यानी उसके पास में टाइटल आ जाएगा। सर बेटर टाइटल का मतलब क्या है? अरे एजेंट मालिक नहीं है, लेकिन जो खरीद रहा है एजेंट से वो उसका मालिक बन जाएगा, इसे कहते हैं बेटर टाइटल। समझ गए? देखो पहला क्या है? पोजीशन ऑफ गुड्स, ये डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। Sale was made in the ordinary course of business and buyer has acted in good faith and he has no notice कि the seller has no authority to sell, यानी एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा कोई नोटिस उसके पास नहीं। अब ये देखो एक एक करके एक्सेप्शन चालू हो गए। पहला एक्सेप्शन मैंने आपको सिखा भी दिया, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा क्या है बताओ? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। हम आपको आज सिखा दें, नेक्स्ट क्लास में लिखवाएं? आज एक बार सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे तो एक रिकैप भी हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पहले यहां तक सभी लोग एक बार यस करो जल्दी से। हाँ, हाँ, नहीं वो है ना, अगर उसका डॉटर है, उसका सन जो है, अगर दुकान का मालिक जो है बीमार है और उसके डॉटर या सन मालिक के बिहाफ पे अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो एक प्रकार से मर्केंटाइल एजेंट है, क्योंकि उसको कहा गया होगा ना कि भाई बेटा या बेटी जो भी हो तुम जाओ जाकर के दुकान संभालो। हाँ, मतलब बोल के भी एजेंट बनाया जा सकता है, जरूरी थोड़ी एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अरे किसी को अपने आप पे स्टाफ रखेंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। यू आर माई मर्केंटाइल एजेंट, आई हेयर बाय अपॉइंट यू एज एन मर्केंटाइल। वो भी कहेगा अरे मालिक क्या करवा रहे हैं, हमारी जमीन जायदाद सब लगता है अपना ही नाम लिखवा लेंगे का, मतलब होता थोड़ी, हो तो एक इम्प्लाइड हो जाता है ना।
मेरे पास यस आया भाई, अधिकतर लोगों का यस आया। रूपाली, प्रीति, मुस्कान, अनन्या, प्रणव, जागृति, मूलराज। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो अगला टॉपिक, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। दो मालिक हैं, दो मालिक हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आदर्श, शिवम और दानिश ने मिल करके, तीनों ने मिल करके एक बाइक खरीदी, ठीक है। तीनों की है, तीनों ने ऐसे करके एक बार हम लोग के साथ पास्ट में हो चुका है। क्लास 12th के कुछ बच्चे, कुछ साल पहले की बात है, क्लास 12th के कुछ बच्चे बाइक से आते थे, 3 बच्चे थे, तीनों ट्रिपलिंग करके आते थे, ठीक है। और बाद में उनके पेरेंट्स से पूछा गया, एक बार ऐसे ही आए थे, अरे बच्चा तो आपका बाइक से आता है, फिर भी ऐसे ऐसे करके लेट हो जाती। बाइक से? अरे हमने तो बाइक दिलाई नहीं। उसके बाद बाइक कहाँ से? बाद में समझ आया कि 3 दोस्तों ने मिल करके बाइक खरीदी थी। तो मेरे एग्जाम्पल्स अधिकतर जो है वो थोड़े रियलिस्टिक रहते हैं। लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होती है। तो आदर्श, शिवम और दानिश ने मिल करके एक बाइक खरीदी थी, ठीक है। लेकिन वो बाइक तीनों के कंसेंट से आदर्श के पास रहती थी। किसके पास रहती थी? आदर्श। 3 मालिक हैं इसके, आदर्श, शिवम और दानिश। रहती थी आदर्श के पोजीशन में, इट वॉज इन पोजीशन ऑफ आदर्श। बाद बाकी दोनों लोगों का इसमें कंसेंट था क्या? हाँ, कंसेंट था। अब समझो, अगर 3 जॉइंट ओनर्स में से कोई भी एक को ओनर, ये ना वर्ड होगा, को ओनर, अगर गुड्स का पोजीशन रखता है और वो सामने वाले किसी पर्सन को, अब हम जाते हैं बाइक खरीदने के लिए और हमको आकर के आदर्श ऑफर करता है, सर हमारी बाइक खरीद लीजिए, ठीक है, हम आपको कम दाम पे बेच रहे हैं। और आदर्श इस बाइक को बेच देता है बिना बाकी दोनों लोगों से पूछे हुए। हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी, वही है गुड फेथ। हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाकी दोनों लोग भी इसके मालिक हैं और उन दोनों का कंसेंट इसमें नहीं है, और हमने उस बाइक को खरीद लिया और उसके पूरे पैसे दिए। तो बताओ मेरा क्या गुनाह है? तुम तो मालिक थे, उसके एक पार्ट ओनर थे, और तुम्हारे पास पोजीशन था। हमने डॉक्यूमेंटेशंस को भी चेक किया तो उसके अंदर में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। तो इन दैट केस हम तो बाइक सही और गुड फेथ में खरीद रहे हैं ना, तो हमको इस बात की सजा नहीं मिलेगी। इन दैट केस हम उसके ओनरशिप पा जाएंगे, यानी आई विल गेट द टाइटल ऑफ गुड्स, द टाइटल ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब एक को ओनर जो गुड्स की पोजीशन रखता है विद द कंसेंट ऑफ द रिमेनिंग को ओनर्स, एक को ओनर जो गुड्स की पोजीशन रखता है विद द कंसेंट ऑफ द रिमेनिंग को ओनर्स कैन सेल अ गुड, कैन सेल द गुड्स टू द बायर, ठीक है। इफ या द प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू द बायर इफ द बायर बाइज इट इन गुड फेथ। अगर हम उसको किसमें खरीद लें? गुड फेथ में। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर has sole possession of them by the permission of the co-owners, the property in goods is transferred to any person who buys from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. हमको ये नहीं पता था कि बाकी दो लोग की कंसेंट नहीं है तुम्हारे पास, है तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो इन दैट केस अगर हम गुड फेथ में खरीदते हैं, वापस से एक को ओनर बेच रहा है, he has the sole possession of the goods with the permission of the remaining co-owners, then in that case buyer will acquire a good title if he buys in good faith and without the notice that the seller has no authority to sell. समझ गए बात को? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नहीं समझ में आया? आ गया। जैसे देखो ए, बी और सी तीन ब्रदर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं टीवी और एक वीसीआर के। जॉइंट ओनर्स हैं टीवी और वीसीआर के। अच्छा, ये किसके पास रखा हुआ था? ए के पास। विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी, वीसीआर वाज केप्ट विद ए। ए बेच देता है टीवी और वीसीआर को। किसको बेच देता है? पी को, जो कि खरीद लेता है उसको किसमें? गुड फेथ में। और पी को नहीं पता था कि ए के पास अथॉरिटी नहीं है, तो पी के पास टाइटल चला जाएगा क्या? हाँ, पी के पास टाइटल चला जाएगा। थर्ड पॉइंट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको आप कैंसिल कर सकते हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और किसी और गुड का नाम लो। तुम लोग के साथ जीवन में कुछ घटित नहीं होता है क्या? कुछ खरीदते नहीं हो तुम लोग बाहर निकल? ये तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे ना, डायमंड रिंग। अच्छा चलो इसी का एग्जाम्पल तुम लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वही एक, आप लोग क्या ही रिंग खरीदोगे? क्यों ही खरीदोगे अभी? ठीक, मान लीजिए हमने एक रिंग खरीदी, ठीक है, हम खरीद सकते हैं। आई एम नाउ लीगली ऑथराइज्ड। खैर हमने एक रिंग खरीदी, ठीक है, हम गिफ्ट करेंगे। तो इन दैट केस मान लीजिए हमने एक रिंग खरीदी थी, उसने कहा था कि भैया ये सोने की रिंग है और इसमें एक डायमंड लगा हुआ है, इट इज ऑफ गोल्ड एंड इट हैज अ डायमंड। डायमंड के अंदर में भी कैरेट्स होते हैं, उसने सब चीजें बताया। एंड ही सेड दैट द गोल्ड इज 22 कैरेट प्योर। लेटर ऑन आई डिस्कवर कि द गोल्ड इज नॉट 22 कैरेट्स, इट इज ओनली 16 कैरेट। ठीक है, वो उतना प्योर 22 कैरेट का गोल्ड नहीं, इट इज ओनली 16 कैरेट गोल्ड। बट आई लाइक द डिजाइन ऑफ रिंग, हमको अच्छा लगा था, उसमें डायमंड वगैरह भी अच्छा था। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन था कि हम रिंग लौटा देते, वापस करते, कहते कि भैया इसको रखो, हमको पैसे वापस करो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, सामने वाले ने धोखा दिया। दूसरा है कि हम उसको रख भी सकते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने उसको अपने पास रख लिया। अब ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल नहीं किए तो उसकी मालिक तो हम है ही। और अब अगर हम चाहें तो उसे किसी और को बेच सकते हैं क्या? यस, अगर हम चाहें तो उसे किसी और को बेच भी सकते हैं। मेरे पास एक गुड्स था अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आई हैड एक्वायर्ड द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मेरे पास गुड्स हैं अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या से फॉर एग्जांपल हमने फ्रॉड में किसी ने फ्रॉड किया था, हमने वो गुड्स एक्वायर कर लिया, किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो गुड्स बेच दिया, तो इन दैट केस हम चाहें तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं या चाहें तो उसे किसी और को भी बेच सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने उसे किसी और को बेच दिया तो बताइए क्या सामने वाले के पास इसकी सही ओनरशिप चली जाएगी? यस, चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी थी उसको कैंसिल करने की, लौटाने की, हमने वो अथॉरिटी नहीं अपनाई, हमने उसे किसी और को बेच दिया। तो सामने वाले के पास उसकी ओनरशिप चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आपके पास एक गुड्स हैं विच आर फ्रॉडुलेंटली एक्वायर्ड, आइए यहां पे देखते हैं। X fraudulently obtains a diamond ring from Y. The contract is voidable at the option of, ये गलत लिखा हुआ है, X fraudulently obtains a diamond ring from Y। अच्छा, लिखा हुआ है X ने धोखे से ले लिया। किससे ले लिया? Y से। तो Y के ऑप्शन पे ये क्या है? voidable। लेकिन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, X sells the ring to whom? Z। अब ये उल्टा है, हमने तुमसे धोखे से कुछ खरीद लिया, हमने तुमसे धोखे से कुछ खरीद लिया, तो तुम चाहते तो फिर उसको कैंसिल कर सकते थे, वापस ले सकते थे अपना गुड्स। लेकिन अब क्या हुआ कि इससे पहले कि तुम उसको कैंसिल करते, हमने उसे किसी और को बेच दिया। इन दैट केस जो सामने वाला है उसने तो धोखे से नहीं ना हमसे खरीदा था, उसने तो गुड फेथ में खरीदा था। तो फिर इन दैट केस द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल ट्रांसफर, और अब आप अगर चाहें भी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आप अपना एक पुराना लैपटॉप लेकर के, या आप अपना एक लैपटॉप लेकर के आए, हमने कहा अरे ये तो पूरा खराब हो चुका है, इसमें सब चीजें खराब है, इसका कुछ पैसा ऐसा मिलना नहीं है, इसका सब सारे सिस्टम्स खराब हो गए हैं, इसका केवल 3,000 रुपए तुमको मिलेगा। हमने 3,000 रुपए दे करके तुमको विदा कर दिया, और बाद में उसी लैपटॉप को हमने किसी और को 10,000 में बेच दिया। अब तुम अगले दिन आते हो और आकर के कहते हो अरे सर हमको तो पता चला कि नहीं, वो लैपटॉप इतना खराब नहीं था, वो लैपटॉप तो सही था, उसका कम से कम 6-7 हजार रुपए हमको मिलने चाहिए थे। हमने कहा अब तो देखो हम किसी और को बेच दिए, अब तुमको लैपटॉप नहीं दे सकते। अब तुम उस लैपटॉप की ओनरशिप वापस ले सकते हो क्या? नहीं। हमने उन गुड्स को एक्वायर किया था फ्रॉडुलेंटली, लेकिन इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता हमने उसे किसी और को बेच दिया। तो इन दैट केस वो जो सेल है उसको एक वैलिड सेल माना जाएगा।
ये आपको कंडीशन, ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप गए, आपने एक बाइक पसंद की शोरूम से, और शोरूम वाले के पास अभी भी उसका पोजेशन था। आपने बाइक पसंद किया, उसका पूरा सेल वेल का पेपर वेपर बन गया, आपने कुछ पैसे भी दे दिए, सेल हो गया। लेकिन अब उस बाइक को आपने कलेक्ट नहीं किया, वो अभी भी किसके पोजीशन में? सेलर के पोजीशन में। अब उसका एक नया बायर आता है और वो शोरूम वाला उस बायर को वो सामान दे देता है। बताइए, क्या जब दूसरी पार्टी ने उसको खरीदा तो उसको एक वैलिड परचेज माना जाएगा? आप लीगली कहेंगे नहीं। जब सर हम खरीद चुके हैं उस बाइक को, तो शोरूम में पड़े हुए उसी बाइक को कोई दूसरा कैसे खरीद सकता है? खरीद सकता है, खरीद सकता है, क्योंकि पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है। तो यहां पे पोजीशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखो कहा जाता है बायर का क्या गुना है इसमें? उसने तो पूरा पैसा दिया ना। तो बायर ने पूरा पैसा दिया और सेलर के पास अभी भी क्या था? उसका पोजीशन। किसकी मंजूरी से? बायर की मंजूरी से। हम ही ने छोड़ा था ना उनके पास। तो अगर बायर की मंजूरी से सेलर के पास अभी भी उसका पोजीशन पड़ा हुआ है, तो सेलर अगर चाहे तो उसे किसी और को भी बेच दे। और बायर को, जो नया बायर है, उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि नहीं हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वो गुड फेथ में खरीदे। देखो दो मेन कंडीशंस आती हैं हर जगह पर। सेलर के पास पोजीशन है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, और बायर उसको खरीद रहा है गुड फेथ में। बोलो साथ में, सेलर के पास पोजीशन है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, बायर उसको खरीद रहा है गुड फेथ में, तो बायर के पास उसका बेटर टाइटल चला जाएगा। अब अगर हम अगले दिन जाते हैं और कहते हैं शोरूम वाले से कि मेरे को मेरी बाइक दो, और वो हमको वो सेम बाइक नहीं देता है, तो हम उससे कुछ, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं तुमने जिसको वाली बाइक बेची हमको वही ला करके दो, हमको वही बाइक चाहिए। नहीं, क्योंकि उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर हो गई और हम उससे वो वापस नहीं छीन सकते। हाँ, हम शोरूम वाले के ऊपर केस कर सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं कि तुमने गलत किया है, हमको हर्जाना दो, ये करो वो करो, वो सब चीजें हम उससे मांग सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट इसकी ओनरशिप अब किसके पास चली गई? दूसरे सेकंड बायर के पास। नहीं, सेलर के पास केवल, जैसे तुम गए शोरूम में, तुमने खरीद लिया सामान, अगर अभी भी शोरूम में पड़ा हुआ है तुम्हारी कंसेंट से, तो इन दैट केस शोरूम वाले के पास उसकी ओनरशिप नहीं है, लेकिन पोजीशन है, पोजीशन है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक इंसान जिसके पास पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है, वो भी किसी और को बेच सकता है। गलत है, लेकिन उसमें जो सेकंड बायर है उसकी कोई गलती नहीं है, तो सेकंड बायर के पास उसकी ओनरशिप चली जाएगी। तो सर हम क्या करेंगे? हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, हम डैमेजेस मांगेंगे शोरूम वाले से, हम कहेंगे क्यों बेचा तुमने किसी और को। लेकिन सेकंड बायर के पास की ओनरशिप चली जाती है, क्योंकि लॉ इसमें कहता है सेकंड बायर की इसमें क्या गलती है, उसने तो गुड फेथ में लिया था। ठीक है, ओके। कौन सा पॉइंट रिपीट कर दें जागृति? बताइए, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला। मान लीजिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से उसका मोबाइल ये बोल करके ले लेते हैं कि अरे तुम्हारा मोबाइल तो खराब हो गया है, ये कुछ समय बाद काम नहीं करेगा या चलेगा नहीं। ठीक है, ये कुछ ही समय का मेहमान है, ये बोल करके आपने उससे उसका मोबाइल 1000 रुपए में ले लिया, और बाद में आपको मालूम चला, बाद में आपके दोस्त को मालूम चला कि नहीं आपने तो झूठ बोला था, तो वो आपसे मोबाइल वापस ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि आपका दोस्त आपके पास वापस आता उसको मांगने के लिए, आपने उसी मोबाइल को जो आपने धोखे से लिया था उसे किसी और को बेच दिया। तो इन दैट केस अब जिसको आपने बेच दिया है वो एक वैलिड सेल हो गया। अब आपका दोस्त जिसको आपने धोखा दिया था वो उस तीसरे पर्सन से उस मोबाइल को वापस रिकवर नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि जिसने खरीदा है आपसे वो तो एक गुड फेथ में खरीदा है, धोखा देके नहीं खरीदा।
हाँ, ओनरशिप जो सेकंड बायर उसके पास चला गया। आयुष ओनर नहीं रहता है, आयुष उसको बेच देता है। लेकिन अब इस केस में क्या रहता है, आयुष के पास पोजीशन भी नहीं रहती है ना। अगर यही चीज सुनो, जैसे मेरे पहले सबसे पहले एग्जांपल में मयंक अगर आयुष को इसकी पोजीशन दे करके जाए, मयंक अगर आयुष को इसकी पोजीशन दे करके जाए और साथ ही साथ में ये कहे कि अगर कोई इसका अच्छा बायर मिले तो उसको बेच देना, तो हम इसको पोजीशन भी दे रहे हैं और हम इसको अथॉरिटी भी दे रहे हैं। तो इन दैट केस फिर अगर ये चाहे तो उसे किसी और को बेच सकता है। फिर कम पे बेचा, ज्यादा पे बेचा, आयुष के पास उसकी अथॉरिटी भी थी और आयुष के पास पोजीशन भी था। समझ रहे? मयंक जाता है आयुष की दुकान से एक मोबाइल खरीदता है और उसको उसी दिन लेता नहीं है, आयुष उसी मोबाइल को रात में किसी और को बेच देता है। तो वो बेच देगा अगर, तो फिर जो दूसरा बायर है उसके पास उसकी ओनरशिप चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयुष के पास उसकी पोजीशन थी। क्लियर है? विद द कंसेंट ऑफ द बायर। चलिए ओके। एज आई सेड, इसमें थोड़े से मतलब अच्छे नोटवर्दी पॉइंट्स थे, थोड़ा दिमाग लगाने वाले पॉइंट्स थे, लेकिन ये सब आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा एक बार कवर अप करके लिखेंगे भी, और इसके केस स्टडीज को हम आपके साथ साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक जितना भी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।